Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani, welcome back to my YouTube channel. So yes, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना लेक्चर में लेकर आई हूँ जिसमें कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। CUT इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली रहने वाला है, जिसमें आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें भी हमने 25 MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम CUT एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो आज हम पार्ट 2 लेकर आई हूँ मैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एंड यस, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको MCQ प्रैक्टिस भी कराऊंगी और साथ ही साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कोई भी आपको क्वेरी है वो वहाँ पर मुझसे आप पूछ सकते हैं, राइट। और इस लेक्चर का मैं PDF भी वहाँ पर अपडेट कर दूँगी। So now let's come to the topic, that is 25 most important MCQs, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है आज का, that the closest example of centrally planned economy is the major part of 20th century। मतलब 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तब जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है उसका क्लोजेस्ट एग्जाम्पल कौन सा रहता है? ऑप्शन 1 USA, इंडिया, सोवियत यूनियन एंड फोर्थ इज जापान। तो विच वन इज करेक्ट? तो अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पर मार्केट का ज़्यादा रोल होता है, जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ज़्यादा बात की जाती है, प्राइवेटाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो मोस्ट जो एक क्लोजेस्ट एग्जाम्पल रहता है दैट इज सोवियत यूनियन। सो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इज व्हाट ऑट टू बी, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। तो व्हाट ऑट टू बी जो स्टेटमेंट है ये इकोनॉमिक्स के कौन से पार्ट से डिराइव है? मतलब कौन से पार्ट में ये हमारी आएगी, किस टाइप की इकोनॉमिक्स हम इसको बोलेंगे? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलेंगे, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और फिजिकल इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें व्हाट ऑट टू बी, तो व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या है कि ये होना चाहिए। एक स्टेटमेंट आपको दे दी है जिसमें एक ओपिनियन किसने दिया है। तो जब भी हम ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमेशा जो ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक्स होती है हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर जो फैक्चुअल डेटा है उसके ऊपर जो बात करते हैं हमारा, हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। नॉर्मेटिव में हम हमेशा स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे, ओपिनियंस के ऊपर हम बात करेंगे, और पॉजिटिव में हमेशा हम फैक्चुअल डेटा पर बात करेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व इम्प्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? तो हॉरिजॉन्टल हमारा इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कैसे होगा? ईडी इक्वल टू व्हाट? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। तो इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0 और इन्फिनिटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर वर्टिकल पूछा है तो वर्टिकल हमारा कैसा होगा? ईडी इक्वल टू 1, ये ईडी इक्वल टू 1 का केस होगा, राइट। So now come to the next question, that is what is the value of price elasticity of demand for the rectangular hyperbola demand curve। तो जो मैंने अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की इलास्टिसिटी बताई थी, साथ ही साथ उसके कर्व भी बताए थे कौन सी इलास्टिसिटी में किस टाइप का कर्व बनता है। जिसने वो वीडियो देखी है उसको तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर हम बात करें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में की कर्व में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बनेगा हमारा डिमांड का, वो कौन सी इलास्टिसिटी में बनेगा? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा कब बनता है? जितने रेट से प्राइस बढ़ रहा है उतने ही रेट से हमारी डिमांड कम हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर प्राइजेस भी हमारा 10% से कम हुआ, डिमांड भी हमारी 10% से ही बढ़ रही है, तो दोनों इक्वल रेट से हैं। तो यहाँ पर जो कर्व बन रहा है हमारा, ये कौन सा कर्व होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि दोनों का एरिया यहाँ पर सेम है। तो ये कौन सा केस होगा जब ईडी किसके इक्वल होगा? ईडी इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, that is which of the following utility approach is based on the theory of Alfred Marshall। Alfred Marshall की थ्योरी पर कौन सा अप्रोच बेस्ड? Alfred Marshall ने कौन सी हमें अप्रोच दी थी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच और नन ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें हमारे पास यूटिलिटी की दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है हमारी एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, दूसरी हमारी दी थी किसने? जे आर हिक्स ने। तो अगर हम बात करें एल्फ्रेड मार्शल ने जो अप्रोच दी थी वो दी थी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और जे आर हिक्स ने कौन सी अप्रोच दी थी? ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो इस केस में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, what is called point of strategy। पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी किसको कहा जाता है? ये भी हमने केस पढ़ा था। पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी जब हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं हम,
उसके बाद हमारा जो कंजप्शन है वो कैसे जाएगा, नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ स्टार्टिटी क्या है, वो पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन जीरो होगी, वो पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन जीरो होगी, या फिर बिकम जीरो और नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ स्टार्टिटी हमारा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के इक्वल होगा, MU इक्वल टू जीरो, उस केस को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ स्टार्टिटी, क्योंकि इस पॉइंट के बाद हमारा जो MU है मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम बात करें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ जो हमारा क्या कहता है, एडिशनल कंजप्शन ऑलवेज यील्ड एक्स्ट्रा यूटिलिटी। जो एडिशनल कंजप्शन अगर हम करेंगे तो उससे यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है दैट क्या बोलता है, एडिशनल कंजप्शन लीड्स टू लोअर एवरेज टोटल यूटिलिटी। अगर हम एडिशनल कंजप्शन करते हैं तो हमारा एवरेज यूटिलिटी कम होगी, तो AB की तो बात नहीं करता है। नेक्स्ट इज एडिशनल कंजप्शन ऑलवेज नेगेटिव यूटिलिटी, कि जो एडिशनल कंजप्शन है हमें हमेशा नेगेटिव यूटिलिटी देगी, या फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ एडिशन इन द कंजप्शन कॉज रिडक्शन इन टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी में हम क्या बात करते हैं, जब एक पॉइंट ऑफ कंजप्शन जब हम ऐड करेंगे, जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या कहा गया है, दैट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए और वो एक्चुअली जो पे कर रहा है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, विलिंग है वो 10 रुपये देना चाहता है और सिर्फ उसको पे कितना करना पड़ रहा है, 8 रुपये। तो ये ही हमारा क्या पॉइंट होगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस या फिर प्राइस गैप, और वी कैन से कंज्यूमर बर्डन और फिर ऑप्टिमम प्राइस। तो यहाँ पर इसको पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। मोर इलास्टिक डिमांड कर्व के केस में हमारा ईडी कैसा होगा, तो मोर देन इलास्टिक में हम कैसा ईडी बनाते हैं अपना, ईडी ग्रेटर देन 1। तो मोर देन इलास्टिक में ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, और ईडी ग्रेटर देन 1 के केस में जो हमारा कर्व बनता है वो किस शेप का होगा, प्राइजेस हमारे इतने थे, डिमांड हमारी 10% थी, प्राइजेस ज़्यादा से बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड हमारी ज़्यादा से प्राइजेस थोड़े से बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड हमारी ज़्यादा से कम हो रही है। तो इस केस में हमारा कर्व कैसा बन रहा है, फ्लैटर कर्व। तो जब भी ईडी ग्रेटर देन 1 होगी, ईडी ग्रेटर देन 1 का केस जब भी होगा तो हमारा कर्व की जो शेप होगी हमेशा फ्लैटर होगी। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेस देन 1 के केस में ईडी हमारा मतलब लेस देन 1 होगा तो ईडी कैसा होगा, स्टीपर होगा, राइट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो नॉन एज, कंज्यूमर सरप्लस को और क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस सरप्लस, बायर सरप्लस और डिफरेंशियल सरप्लस। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर और बायर दोनों सेम ही होते हैं, तो कंज्यूमर सरप्लस को हम और क्या बोलेंगे, बायर सरप्लस भी बोला जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज इफ द वैल्यू ऑफ MU x अपॉन PX इज मोर देन MU y अपॉन PY। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस की बात की जा रही है, अगर MU x अपॉन PX ग्रेटर है किससे, MU y अपॉन PY से, तो कंज्यूमर उस केस में क्या करेगा, कंज्यूमर उस केस में हमें कहाँ पहुँचना है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुँचना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुँचने के लिए जितना ज़्यादा हम कोई चीज़ को कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी उसकी सेटिस्फैक्शन जो है यूटिलिटी कम होती चल जाएगी और एक पॉइंट पर दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर गुड एक्स का कंजप्शन बढ़ाएगा और वाई का रिड्यूस करेगा, या फिर कंज्यूमर रिड्यूस करेगा कंजप्शन गुड एक्स का और इंक्रीज करेगा वाई का, या फिर वो लेस करेगा कंजप्शन गुड एक्स का और गुड वाई का दोनों का ही कम करेगा, या फिर दोनों का ही वो बढ़ा देगा। तो अगर हम बात करें इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, कंजप्शन जो है एक्स का कंज्यूम करेगा और रिड्यूस करेगा वाई का कंजप्शन कम करेगा, क्योंकि वाई का कंजप्शन कम करने से वो एक पॉइंट पे दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो एक्स का कंजप्शन वो बढ़ाएगा और वाई का कम करेगा, वो कब तक करते जाएगा, जब तक ये दोनों इक्वल लेवल पर नहीं आ जाते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट इज द मार्जिनल यूटिलिटी इन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज अबव AP। MP जो है AP से ऊपर है, तो उस टाइम पे AP क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीजिंग होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। तो अगर हम बात करें MP और AP की बात की जाए तो MP AP हमारा, अगर हम बात करें MP कर्व हमारा इस टाइप से होता है, ये हमारा MP हो गया, और AP हमारा इस टाइप से जाता है।
राइट। तो इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है। जब भी आपसे कुछ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप साइड में ग्राफ बना लो छोटा सा, सो दैट आपको ईजिली आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे बोला कि जब एमपी जो है एपी से ऊपर होगा, अब एमपी ऊपर है इस केस में एपी से, तो उस टाइम पर एपी क्या हो रहा होगा, सॉरी यहाँ पर एपी आएगा, तो उस टाइम पर एपी क्या होगा, उस टाइम पर एपी भी क्या और इंक्रीज ही हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो हमने देखा ग्राफ से हमें इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर हम कर पाए, अदरवाइज इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल यू से अबाउट MU एंड TU इज मैक्सिमम। तो इसमें क्या बोला है कि हम कब क्या कहेंगे MU के बारे में जब TU मैक्सिमम पर होगा। यहाँ पे MU और TU की बात की जा रही है, तो ये है हमारा TU, दिस वन इज TU ग्राफ, और ये है हमारे पास MU। तो इसने क्या बोला है जब MU अपने TU अपने मैक्सिमम पर है तो उस केस में हम MU को क्या बोलेंगे, उस केस में MU क्या होगा, MU उस टाइम पे क्या होता है, 0 पर होता है। जब TU मैक्सिमम पर होगा तो MU 0 होगा। तो हमने ग्राफ से इजीली देख लिया, अब हम इसको ऑप्शन से देखेंगे। ये 1 होगा, इन्फिनिटी होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, ये 0 होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज ट्रू अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है, कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है, या फिर इनकम एनालिसिस करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, तो ये सब किसकी स्टडी करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट more a consumer consume of a product, the less is the utility he derives from additional consumption। जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा उतनी उसकी यूटिलिटी कम होती चली जाएगी। तो ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MU, लॉ ऑफ ऑर्डिनरी यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम ऐसा जो हमने लॉ पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, कि जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज suppose the price elasticity of demand for a good is 0.2, price elasticity of demand is 0.2 है, how will the expenditure on the goods be affected if there is a 10% increase in the price of a good। तो मैंने यहाँ पर ये आपको केसेस बताए थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर में, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से ही क्वेश्चन आया है आपका। तो इसमें क्या बोला है कि अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 0.2 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.2 है, माइनस 0.2 हम इसने बोला है, तो ये 1 से क्या है कम में, लेस देन 1 है। अब जब ED लेस देन 1 होगा तो उस केस में प्राइजेस अगर बढ़े हैं तो प्राइजेस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट जाएगा। तो जब भी हम पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस निकल कर आते हैं। तो जब भी ED लेस देन 1 होगा, जब हमारे पास ED लेस देन 1 है तो उस केस में प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, कम होगा, एक्सपेंडिचर डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर ED लेस देन 1 है, तो ED लेस देन 1 के केस में होगा क्या होगा, अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर अगर प्राइजेस कम होंगे तो एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या होगा, कम होगा। ये पहला केस है। ठीक है, ऐसे सेकंड केस आता है कि अगर ED ग्रेटर देन 1 है, अगर ED ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होगा, अगर वहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो एक्सपेंडिचर कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए ऐसी, और अगर प्राइजेस कम होंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में एक्सपेंडिचर और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है, कब, जब ED ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पर पूछा है ED क्या है, लेस देन 1 है, तो ED लेस देन 1 के केस में डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं 10% से, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। तो ऑप्शन C यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट केस इसमें होता है ED इक्वल टू 0, अगर ED 1 के बिल्कुल इक्वल है तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये 3 केस होते हैं, वो आप नोट डाउन कर लेना, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ
जिसने नहीं देखी वो चेक कर सकता है, ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट भी है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, द लासिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व इज डिफरेंट। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर वो डिफरेंट होती है। तो ये क्या बात सही है, इंडेफिनाइट है, कान से बता नहीं सकते ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम क्या पता है कि डिफरेंट ज्योमेट्रिक मेथड में हमने देखा था, जब हम लीनियर डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी निकालते हैं वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर ईडी इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर इक्वल टू 1 होती है, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 एंड यहाँ पर लेस देन 1। तो ईडी डिफरेंट होती है, तो ये हमारी बात सही है, ट्रू, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किस पे अप्लाई होता है, कैश बट नॉट ऑन बैंक मनी, ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट मनी, मनी इन द सेम मैनर एज इट अप्लाइज ऑन द कमोडिटी, और वी कैन से बैंक मनी। तो अगर हम बात करें मार्शल यूटिलिटी का जो लॉ है वो सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, सारी कमोडिटीज़ के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन उस कमोडिटी में मनी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ रेस्ट और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो उसको इनकम और प्राइजेस से मिला है, या फिर वो पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर अपना ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, या फिर वो पोजीशन बोलेंगे जहाँ पे कंज्यूमर जो है अपना अटेन नहीं कर पाया अपना इक्विलिब्रियम क्योंकि अपना पॉइंट, क्योंकि उसके पास इनकम कम है, या फिर वो पोजीशन जहाँ पर फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहा है ऑल डायरेक्शंस में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होती है, वो पॉइंट ऑफ रेस्ट होता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है जिस पर वो अपनी गिवन इनकम और प्राइजेस से फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ये होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। द कोएफिशिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो कोएफिशिएंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा और अनडिफाइंड होगा। तो हमें पता है ईडी को हमेशा हम क्या लेकर चलते हैं, ब्रैकेट में बताते हैं, ईडी हमेशा नेगेटिव में लेकर चलते हैं। इलास्टिसिटी का जो भी कोएफिशिएंट होगा हम नेगेटिव में लेकर चलेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइसेस और इलास्टिसिटी, प्राइसेस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, इस वजह से हम ईडी का जो कोएफिशिएंट है उसको हमेशा नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनल यूटिलिटीज ट्रू। ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगी। ऑप्शन ए, यूटिलिटी कैन नाइदर बी मेजर्ड और नॉट बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। यूटिलिटी को ना तो मेजर कर सकते हैं ना ही उसको रैंक कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर बट नॉट कैन नॉट बी रैंक्ड। यूटिलिटी मेजर तो कर सकते हैं लेकिन उसको रैंक नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड ऑल्सो बी रैंक। यूटिलिटी को मेजर भी कर सकते हैं और रैंक भी कर सकते हैं। या फिर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट कैन बी रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस के ऑर्डर में उसको कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि यूटिलिटी जो है ना तो मेजर की जाएगी और ना ही यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ यस, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते लेकिन यूटिलिटी को हम रैंक दे सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, जो हमारी जे.आर. हिक्स ने बोला था। जे.आर. हिक्स ने क्या बोला था कि प्रेफरेंसेस के बेस पर हम यूटिलिटी को रैंकिंग कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यूटिलिटी केस में ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट राइजेस द डिमांड कर्व इज। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक के बदले हम एक, टी और कॉफी, अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड जो है वो कर्व की वो क्या होगी, अगर टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम डिमांड किसकी बढ़ा देंगे, डिमांड हम कॉफ़ी की बढ़ा देंगे। तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही तो मतलब शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट आउट होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, इनिशियली इट गोज डाउन, फिर उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, ये होगा, या फिर गोज डाउन हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, किसकी, दूसरे गुड की, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज the rise of income in developing countries would lead to the income demand curve to shift. अगर डेवलपिंग कंट्रीज की इनकम बढ़ रही है तो उससे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा कहाँ पर, राइटवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड और लेफ्ट। तो अगर इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने से डिमांड कर्व क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ये हमारी इनकम थी, ये डिमांड कर्व था, अगर इनकम बढ़े तो इनकम हमारी, तो डिमांड कर्व क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट होती दिख रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Next is what happens to demand curve when there is a change in other factor except prices.
डिमांड कर्व में क्या होगा जब प्राइजेस को छोड़कर अदर फैक्टर से डिमांड कर्व में चेंज होगा? तो मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में, शिफ्टिंग होगी, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था जब भी हम डिमांड कर्व में चेंज लाते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइजेस को छोड़कर अदर फैक्टर्स की वजह से जब भी डिमांड कर्व में चेंज आता है तो उसमें डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होगा? डिमांड कर्व में मूवमेंट तब होगा जब प्राइजेस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा। लेकिन शिफ्टिंग कब होगी? जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व में चेंज आएगा। तो यहाँ पर अदर फैक्टर्स की वजह से बोलते हैं, यहाँ पर हमारी डिमांड कर्व में क्या होगा? शिफ्ट होगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, as we move along a demand curve with a constant slope, the price elasticity of demand। तो जैसे जैसे हम डिमांड कर्व में मूव करेंगे एक कांस्टेंट स्लोप पे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी हमारी? तो हमने क्या बोला, जैसे जैसे हम डिमांड कर्व पे मूव करेंगे विद कांस्टेंट, जैसे जैसे मूव डाउन मूव करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे इन्फिनिटी थी, यहाँ पर हमारे पास लेस देन 1 थी, फिर इक्वल टू 1, देन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 थी, यहाँ पे लेस देन 1 और फिर 0। तो जैसे हम डिमांड कर्व में मूव करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या चल जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थे कुछ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। इसका मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया एमसीक्यू का। नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में लेकर आऊँगी, जिसमें मैं और फर्दर यूनिट्स आपको कराने वाली हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो डाटा के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।